हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक एंड बियॉन्ड सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट आप लोगों तक एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आया जाता है। मतलब ये कि यहाँ कभी ऐसा नहीं होता कि आपको किसी सब्जेक्ट के 1 या 2 चैप्टर एक्सेस करने के लिए मिले और उसके बाद आपसे ये बोला जाए कि भाई बचा हुआ कंटेंट अगर आपने देखना है तो उसके लिए या तो आपको किसी तरीके की कोई फ़ीस देना पड़ेगी या कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ऐसा मैग्नेट ब्रेन्स पर नहीं होता। मैग्नेट ब्रेन्स प्रतिबद्ध है आप लोगों तक सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आने के लिए, जिसकी मदद से आप लोग ना सिर्फ अपने एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें और अच्छे मार्क्स लेकर आ सकें, बट साथ ही साथ आप लोग इन सब्जेक्ट्स में एक इंटरेस्ट डेवलप कर सकें, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से डेवलप हो, आपकी कमांड इनके ऊपर अच्छे से डेवलप हो और आप इनमें फर्दर जो है स्टडी करने के लिए प्रोत्साहित हों, इनमें अच्छे अच्छे करियर्स बनाएं, अच्छे अच्छे पदों पर पहुँचें और देश की तरक्की और उन्नति में आप लोग भी अपना एक योगदान दें, आपका भी अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन है। यही मैग्नेट ब्रेन्स का ध्येय है और इसी को ध्यान में रखकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं एंड इसी नोट पे हम अपने आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम लोग क्लास 11 हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की हमारी एनसीईआरटी की किताब, उसका चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस, इसके एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एंड्योरेंस, इसके बारे में बातचीत करेंगे। इसके पहले वाले सेशन में हम लोगों ने ये देख लिया था कि एंड्योरेंस क्या चीज़ होती है, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसका क्या रेलेवेंस है, और इसके अलावा एक चीज़ और जो हमने देख ली थी वो ये थी कि एंड्योरेंस कितने टाइप्स का होता है। आज का जो सेशन रहेगा इसमें हम लोग टोटली डेडिकेट करेंगे इस बात के ऊपर कि एंड्योरेंस आखिर किस चीज़ से डिटरमाइन होता है, आपकी बॉडी में कितना एंड्योरेंस है और अगर एंड्योरेंस नहीं है तो क्यों नहीं है, ज़्यादा है तो क्यों है, इन सारी बातों को कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं, कौन से फैक्टर्स फिजिकल फैक्टर्स हो गए, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए, ये डिटरमाइन करते हैं, इनके बारे में हम लोग आज के सेशन में डिटेल में बातचीत करेंगे। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन। चलें शुरू करते हैं। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने ये देखा था कि भाई एंड्योरेंस का मतलब होता है अगर आप किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को एक रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड तक लगातार कर सकते हैं तो फिर और बिना रुके कर सकते हैं तो इस चीज़ को एंड्योरेंस बोला जाता है। और इसके कई सारे टाइप्स या कई सारी वैरायटीज़ हम लोगों ने पढ़कर ख़त्म करी थी। आज अपने को देखना यह है कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं एंड्योरेंस को डिटरमाइन करते हैं। तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी, सिर्फ आपकी शारीरिक क्षमता जो है वही आपकी एंड्योरेंस को डिटरमाइन नहीं करती, सिर्फ आपकी फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं वही आपकी एंड्योरेंस को डिटरमाइन नहीं करते, आपके मेंटल फैक्टर्स या फिर आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं वो भी एंड्योरेंस के ऊपर एक असर डालते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि आपकी बॉडी में कितना एंड्योरेंस है, आप किसी भी पर्टिकुलर वर्क के लिए एंड्योरेंस का कितना एपेटाइट रखते हैं, ये डिपेंड इस बात पे करता है, ये कई सारे आपके फिजियोलॉजिकल और कई सारे आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के ऊपर पे निर्भर करता है। मेजर जो फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर आपकी बॉडी का एंड्योरेंस डिटरमाइन करता है किसी पर्टिकुलर वर्क के रिस्पेक्ट में, सबसे पहले तो आपके मसल फाइबर का टाइप क्या है, उसके ऊपर आपके जो मसल्स हैं, मसल फाइबर की वैरायटी क्या है। अब ये बोल के कि मसल फाइबर की वैरायटी से मेरा क्या मतलब है, ये हम लोग जब डिस्कस करेंगे से तब आपको ये बात ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, मगर फिलहाल इतना याद रखना है कि एक फैक्टर है कि मसल फाइबर का टाइप या फिर मसल फाइबर की वैरायटी। तो पहला फैक्टर जो डिटरमाइन करता है कि आपका एंड्योरेंस कैसा रहेगा, अच्छा, बुरा, सही, ऑप्टिमम, एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड तक, अनएक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड तक, बहुत अच्छा, बहुत खराब, जो भी है, ये सबसे पहले जिस एक फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है वो है आपका मसल फाइबर का टाइप। दूसरी चीज जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है वो है आपकी एरोबिक कैपेसिटी, और तीसरा फैक्टर जिस पर डिपेंड करता है वो है आपकी एनएरोबिक कैपेसिटी। अब एरोबिक कैपेसिटी का मतलब होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करने की क्षमता, और एनएरोबिक कैपेसिटी का मतलब होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में या फिर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में अगर आप काम कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर चीज के बारे में बातचीत हो रही है। इन दोनों का किस तरह से एंड्योरेंस पर असर पड़ता है वो भी देखेंगे। तीसरी चीज आपका जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है वो है आपकी बॉडी के मूवमेंट का पैटर्न्स, किस तरीके से आप अपनी बॉडी को मूव कर रहे हैं, उसमें एनर्जी का कितना जो है यूज हो रहा है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है, मिनिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है या वेस्ट हो रहा है, वो सारी की सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। एंड नेक्स्ट चीज जो शायद सबसे ज्यादा रेलेवेंट हो जाती है मसल फाइबर के बाद में वो है आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, कि आपके दिमाग में भाव कैसे चल रहे हैं, आपका विचार किस तरीके के चल रहे हैं, आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, इन सारी बातों के ऊपर भी जो है ये एंड्योरेंस जो है डिटरमाइन करता है, एंड्योरेंस वगैरह निर्भर करता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में एक एक करके हम लोग बातचीत करेंगे, मगर यहाँ से दो बातें अपने को याद रखनी है। एंड्योरेंस का मतलब क्या है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि किसी भी काम को लगातार करते रहने की क्षमता बिना थके हुए, इसको एंड्योरेंस बोला जाता है। और यहाँ पे भी जब लगातार आप किसी काम को कर रहे हो तो उसमें जो वर्क आउटपुट आ रहा है वो एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स तक, एक आपका मिनिमम एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स तक आना चाहिए, उससे ज़्यादा आ रहा है तो ठीक,
अगर उससे कम आ रहा है तो फिर हम लोग इसको एंड्योरेंस की कैटेगरी में नहीं गिनते। और ये काम आप लगातार जो है बिना थके हुए करना है, इसमें बीच में ब्रेक्स वगैरह आप जनरली नहीं लेते। और यहाँ पे अपन लोग अब क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने दो बातें देख ली कि ये पूरी की पूरी एंड्योरेंस की जो डेफिनेशन है दो बातों पर डिपेंड करती है, साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स के ऊपर। मेजर जो फैक्टर्स हैं उनके नाम देख लिए, अब एक एक करके हम लोग इनको डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर था वो है आपका फाइबर, जो है आपकी मसल का जो फाइबर है वो किस तरीके का है उसके ऊपर। देखिए बात यह है कि मसल्स जो होती हैं वो दो तरीके के फाइबर से मिलकर बनी होती हैं। आपके इंसानी शरीर में भी देख लेंगे या किसी दूसरे जानवर के शरीर की भी बात कर लें, जनरली आपकी जो मसल्स वगैरह होती हैं वो दो तरीके के फाइबर से मिलकर बनी होती हैं। एक फाइबर जो है उसको बोला जाता है फास्ट ट्विच फाइबर और दूसरा जो होता है उसको बोला जाता है स्लो ट्विच फाइबर। अब हर एक व्यक्ति जो है उसकी बॉडी में जो मसल्स हैं उसमें कुछ प्रपोर्शन या कुछ मात्रा जो है या कुछ परसेंटेज आपके फास्ट ट्विच फाइबर का होता है और कुछ परसेंटेज, कुछ प्रपोर्शन या कुछ मात्रा जो है वो आपका स्लो ट्विच फाइबर की होती है। जरूरी नहीं है कि किसी दोनों हर एक व्यक्ति में जो है ये आपको एक ही प्रपोर्शन में देखने के लिए मिले। किसी व्यक्ति की मसल्स में आपको फास्ट ट्विच फाइबर जो है वो ज्यादा प्रपोर्शन में देखने के लिए मिल सकते हैं, किसी व्यक्ति की बॉडी में जो है आपके स्लो ट्विच फाइबर आपको ज्यादा प्रपोर्शन में देखने के लिए मिल सकते हैं। किसी की बॉडी में आपको हो सकता है दोनों ऑलमोस्ट बराबर प्रपोर्शन में देखने के लिए मिले। किसी की बॉडी में ऐसा हो सकता है कि एक तरीके का फाइबर ओवरवेलमिंगली बहुत ज्यादा हो, दूसरे तरीके का फाइबर कम हो। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी अनुवांशिकता के ऊपर, आपकी जेनेटिक्स के ऊपर ये सारी बातें डिपेंड करती हैं। आपके फादर मदर से जो आपको मिला है जेनेटिक्स वगैरह में उसके ऊपर काफी हद तक डिटरमाइन होता है कि आपके मसल फाइबर्स का प्रपोर्शन या कॉम्बिनेशन किस तरीके का रहने वाला है। मगर ये एक बात है, जनरली आपके फास्ट ट्विच फाइबर और स्लो ट्विच फाइबर जो होते हैं इन दोनों का एक सर्टेन प्रपोर्शन आपकी बॉडी में प्रेजेंट रहता है और जनरली एक तरीके का जो फाइबर है वो दूसरे से थोड़ा सा ज्यादा होता ही है या प्रीडोमिनेंटली ज्यादा होता है। इस तरीके से आपको चीजें देखने के लिए मिली है। तो हर एक मसल में आपके इंडिविजुअल व्यक्ति की हर एक मसल में ये दोनों तरीके के फाइबर वगैरह प्रेजेंट रहते हैं। इफ द रेशियो ऑफ स्लो ट्विच फाइबर इज मोर देन एन इंडिविजुअल विल possess aerobic capacity which will enable him or her to have endurance ability। अब अगर आपकी मसल्स में जो दो तरीके के फाइबर्स होते हैं इसमें से अगर स्लो ट्विच फाइबर ज्यादा मात्रा में है, स्लो ट्विच फाइबर जो है ये ज्यादा प्रोपोर्शन में है, ऐसी कंडीशन में ये होगा कि आपके अंदर जो एरोबिक कैपेसिटी है यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करना ये ज्यादा होगी और इसके चलते आपके अंदर एंड्योरेंस जो है वो ज्यादा आएगा क्योंकि आपकी मसल्स वगैरह जो है ज्यादा इफेक्टिवली काम कर सकेंगी, उनमें ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा अच्छे से हो सकेगी और उस ऑक्सीजन को ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर बढ़िया तरह से उसका इस्तेमाल कर पाएंगी और इसलिए आउटपुट वगैरह जो है वो बढ़ जाएगा। दूसरे शब्दों में आपको और लगातार जो है आप इस चीज को कर सकेंगे, इसलिए आपकी एंड्योरेंस की कैपेबिलिटी या कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो याद रखिएगा आपकी बॉडी में जो मसल्स होती हैं इसमें जो दोनों तरीके के फाइबर्स का रेशो होता है, इसमें अगर स्लो ट्विच फाइबर ज्यादा प्रोपोर्शन में है, अगर इसमें स्लो ट्विच फाइबर ज्यादा मात्रा में है, ऐसी कंडीशन में कोई एक इंडिविजुअल की जो मसल्स हैं या फिर कोई एक इंडिविजुअल जो है उसके पास में एरोबिक कैपेसिटी बढ़ जाएगी। एरोबिक कैपेसिटी हम सब में होती है मगर उस पर्टिकुलर व्यक्ति की बात की जाए तो उसके केस में फिर एरोबिक कैपेसिटी की क्षमता जो है वो जनरली ऐसा व्यक्ति जिसमें आपके ये स्लो ट्विच फाइबर उतनी मात्रा में नहीं है उसके प्रपोर्शन में जो है उसके अंदर ये एबिलिटी बढ़ जाएगी, जिसके चलते उसकी मसल ज्यादा इफेक्टिवली काम करेंगी और वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो उसकी एंड्योरेंस एबिलिटी या उसकी एंड्योरेंस कैपेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी, पहली चीज। इसी तरीके से अगर आपके मसल्स में स्लो ट्विच फाइबर ज्यादा मात्रा में ना होकर अगर आपकी मसल्स में फास्ट ट्विच फाइबर जो है वो ज्यादा मात्रा में है तब क्या होगा। तो इसी तरीके से अगर आपकी मसल्स में हायर रेशो आपको फास्ट ट्विच फाइबर का देखने के लिए मिलता है तो ऐसे व्यक्ति के शरीर में एनएरोबिक कैपेसिटी ज्यादा होती है। याद ध्यान से सुनिएगा, पहले वाले केस में क्या हो रहा है, स्लो ट्विच फाइबर ज्यादा है तो एरोबिक कैपेसिटी ज्यादा है, मगर अगर आपकी बॉडी में या फिर आपके मसल्स में अगर आपके फास्ट ट्विच फाइबर ज्यादा है, ऐसी कंडीशन में आपकी बॉडी में एनएरोबिक कैपेसिटी ज्यादा हो जाती है। और अगर आपकी बॉडी में एनएरोबिक कैपेसिटी ज्यादा हो जाती है तो फिर कहीं ना कहीं ये आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, ये आपको स्पीड देता है, मगर उस ऐसी कंडीशन में फिर आप कंपैरेटिवली उतना एंड्योरेंस आपके अंदर नहीं आता जितना एंड्योरेंस पहले केस में आएगा। तो दोनों के अपने अपने फायदे हैं, दोनों के अपने नुकसान है। पहले वाले केस में आपके पास में एंड्योरेंस तो अच्छा खासा है मगर कंपैरेटिवली उतनी स्ट्रेंथ या फिर उतनी स्पीड नहीं होती है। दूसरे वाले केस में क्या हो रहा है, दूसरे वाले केस में आपकी स्ट्रेंथ अच्छी खासी है और अच्छी खासी आपके पास में स्पीड वगैरह है या फिर जो ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसमें आपको तेजी से काम करना है वो आप अच्छे से कर सकते हो, मगर फिर ऐसी परिस्थिति में आपके पास में इस बात को ध्यान रखिएगा कि एंड्योरेंस की एबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं होती है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं होती, मगर उतनी ज्यादा एंड्योरेंस की एबिलिटी नहीं होती जितना पहले केस में आपको देखने को मिलती है। अब ये फोटोग्राफ भी
भी मैंने यहाँ पर लगा के रखी हुई है, ये मसल्स वगैरह जो हैं इनका कॉम्बिनेशन आपको दिखाने के लिए। जो ज्यादा गाढ़े कलर की है वो आपकी स्लो ट्विच मसल फाइबर है, और जो आपका हल्के कलर की है वो आपका फास्ट ट्विच मसल फाइबर है। कई बार इसको रेड मसल फाइबर एंड आपका व्हाइट मसल फाइबर भी बोलते हैं, मगर इस तरीके से ये अलग अलग तरीके के फाइबर्स वगैरह आपको मसल में देखने के लिए मिलते हैं, और इनके कॉम्बिनेशन से जो है आपकी मसल्स वगैरह बनकर तैयार होती हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। अब ये जो दो शब्द बार बार आए हैं यहाँ पे, इसके पहले भी आए थे पहली स्लाइड में, और उसके बाद अब यहाँ पर भी आए थे कि आप में एरोबिक कैपेसिटी बढ़ जाएगी या फिर आप में एनएरोबिक कैपेसिटी बढ़ जाएगी। इसको ज़्यादा डिटेल में समझते हैं तो इससे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये आपके शरीर में जो अलग अलग तरीके की कैपेबिलिटीज़ हैं उनको इन्फ्लुएंस करती हैं। देखते हैं, सबसे पहले अपने को एरोबिक कैपेसिटी के बारे में बात करनी है। एरोबिक कैपेसिटी का मतलब होता है इट इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू यूटिलाइज मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन व्हाइल वर्किंग। दिस टाइप ऑफ कैपेसिटी लार्जली डिपेंड्स अपॉन द ऑक्सीजन अपटेक, इट्स ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू द वर्किंग मसल्स एंड ऑक्सीजन कंजम्पशन। तो एरोबिक कैपेसिटी का मतलब क्या है? एरोबिक कैपेसिटी का मतलब अगर हम बहुत सिंपल शब्दों में बोले तो मसल्स में अगर ये क्षमता है, मसल्स की ये जो एबिलिटी है कि भाई आप जितना ऑक्सीजन आपको मिल रहा है उसमें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जो है आप यूटिलाइज कर सकते हो वर्क करते वक्त में, तो इस पर्टिकुलर चीज को बोला जाता है एरोबिक कैपेसिटी। इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि बॉडी जो है वो आपका ऑक्सीजन का इंटेक करती है या फिर बॉडी एयर को इंटेक करती है, और इसमें से लंग्स वगैरह जो है ऑक्सीजन छांट लेते हैं। अब ये ऑक्सीजन जो है फिर आपका ब्लड में मिलता है और ब्लड आपका ऑक्सीजनेट होता है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका हार्ट तक जाता है, हार्ट फिर इसको पूरे बॉडी में पंप करता है, और ब्लड ये जो आपका पंप्ड ब्लड है ऑक्सीजनेटेड, ये पूरी बॉडी में ऑक्सीजन लेकर जाता है, और आपके जो भी आपके मसल्स हैं, फाइबर्स हैं, टिश्यूज हैं, सबको जो है ऑक्सीजन वगैरह सप्लाई करता है, और वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है वापस लेकर आता है। ये इसको फिर लंग्स में भेजता है, लंग्स फिर इसको छांट के अलग करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को आप बाहर कर देते हो। ये पूरा का पूरा ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है। अब ये जो ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली तो आपकी मसल्स तक नहीं पहुंच रहा, पहले वो आपके लंग्स में खून में जाता है और वो मिलता है, फिर पंप होता है और सारी प्रक्रिया होती है। अब यहाँ पर ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो आपके अलग अलग मसल फाइबर्स में, अलग अलग आपके बॉडी पार्ट्स में जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, या फिर दूसरे शब्दों में यूं बोलूं कि ऑक्सीजन लेकर जा रहा है, अब इसमें से कितना ऑक्सीजन आप एब्जॉर्ब कर पाओगे ये भी तो एक बात है ना। अब जितना खाना आपकी थाली में रखा गया है आप उसमें से कितना खाओगे इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका एपेटाइट कितना है, आपको कितनी भूख लगी हुई है। अगर अच्छा बहुत बड़ी थाली, महाराजा थाली आपने मंगवा ली मगर आपको भूख नहीं है तो आप कितना खाओगे? एक रोटी, दो रोटी, तीन रोटी, बाकी सब छोड़ दोगे। इसी तरीके से अगर आपको कम मात्रा में खाना दिया गया है मगर आपको भूख बहुत तेज लगी हुई है, तो ऐसी परिस्थिति में यह होगा कि आप जितना खाना है वो खा लोगे मगर उसके बाद भी आपकी भूख पूरी नहीं होगी। अब अगर तीसरी परिस्थिति इस तरीके से है कि आपका एपेटाइट जितना है लगभग खाना उसी प्रोपोर्शन में है, तो आप पूरा खाना खा लोगे, कुछ छोड़ोगे नहीं, आप भी तृप्त हो जाओगे खाने की, या फूड की वेस्टेज भी बच जाएगी। लगभग इसी चीज को अब यहां पर लगाकर देखिए कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जो है अलग अलग मसल्स वगैरह में पंप की जा रही है। अब यही तीन परिस्थितियां बनकर तैयार होती हैं। अगर आपकी मसल्स में उतना एपेटाइट ही नहीं है उस ऑक्सीजन के लिए, वो उतना ऑक्सीजन सोख ही नहीं सकती, तो फिर ये ऑक्सीजन जो पंप किया गया है आपके उस पर्टिकुलर ऑर्गन में वो वेस्ट हो जाएगा। अगर जितना ऑक्सीजन भेजा गया है उससे ज्यादा का एपेटाइट है तो आप जितना ऑक्सीजन ले रहे हो उतना तो सोख लोगे, मगर आपको उससे ज्यादा की जरूरत होगी तो कहीं ना कहीं वो भी अभी भी आपका एपेटाइट जो है पूरा नहीं होगा। तीसरी कंडीशन ये है कि जितना ऑक्सीजन आपको भेजा गया है उतने की आपको जरूरत है और उतने की उतने ऑक्सीजन को आपने सोख लिया, और उसके चलते जो भी काम वगैरह आप कर रहे हो, जो उस मसल्स का इस्तेमाल करते हो, उस काम को आप इफेक्टिवली कर सको। तो यही चीज जो है यहां पर डिस्कस की जा रही है कि आपके मसल्स को जितना ऑक्सीजन मिल रहा है उसमें से कितना ऑक्सीजन वो सोख सकते हैं, कितना ऑक्सीजन वो यूटिलाइज कर सकते हैं जब वो काम कर रहे हैं, ताकि वो जो भी काम कर रहे हैं उसको ज्यादा इफेक्टिवली कर सकें। इस चीज को बोला जाता है एरोबिक कैपेसिटी। अब ये कैपेसिटी लार्जली डिपेंड दो तीन बातों पर करती है। पहला तो इस बात पर डिपेंड करती है कि भैया आपके अंदर ऑक्सीजन आ कितना रहा है, आपके लंग्स में आखिर क्षमता कितनी है ऑक्सीजन इंटेक करने की। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हर एक व्यक्ति की ऑक्सीजन इंटेक की क्षमता जो है सेम नहीं होती। उम्र के हिसाब से भी फर्क आता है, लंग्स का जो साइज है उसके हिसाब से भी फर्क आता है, और आप स्मोक करते हैं नहीं करते हैं, योग ध्यान प्राणायाम वगैरह कर रहे हैं नहीं करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, फिजिकली फिट है नहीं है, इस बात के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो हर एक व्यक्ति के लंग्स वगैरह एक तो एज ग्रुप के चलते अलग अलग तरीके से जो है फंक्शन करते हैं, और अगर एक ही एज ग्रुप के लोगों की बात की जाए, सेम साइज, वेट और हेल्थ और डायमेंशंस के लोगों की बात की जाए, तो आप किस तरीके का जीवन जीते हो उसके ऊपर लंग्स की जो है आपकी कैपेसिटी डिपेंड करती है। तो एक तो आपकी बॉडी में कितना ऑक्सीजन जाएगा या फिर मसल्स तक कितना ऑक्सीजन पहुंचाया जाएगा, या मसल्स कितना जो है ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेंगे, ये पहली बात जिस पर डिपेंड कर जाएगा वो है अब भैया ऑक्सीजन का इंटेक कितना हो रहा है, आपके लंग्स जो हैं कितना ऑक्सीजन वगैरह ले पा रहे हैं। उसके बाद इट्स ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू द वर्किंग मसल्स एंड ऑक्सीजन कंजम्पशन। दूसरी चीज कि अब ये पूरा का पूरा जो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लिया गया है फिर ये लंग्स में जाएगा, ब्लड को ऑक्सीजनेट करेगा, फिर हार्ट में जाएगा, हार्ट अब किस रेट पे पंप करता है ब्लड उसके ऊपर भी काफी कुछ डिपेंड करता है। फिर
वही बात आ जाती है कि अलग अलग एज ग्रुप के लोग जो हैं उनके ऑक्सीजन की पंपिंग की कैपेसिटीज अलग अलग होती हैं। एक ही एज ग्रुप के लोगों में आप किस तरीके की जिंदगी जी रहे हो उसके ऊपर डिपेंड कर जाता है कि आपकी ऑक्सीजन वगैरह पंप करने की कैपेबिलिटीज वगैरह कैसी क्या होती हैं, और उसके बाद में फिर आपकी बॉडी को कितने ऑक्सीजन कंजम्पशन की आदत लगी हुई है इसके ऊपर भी जो है काफी हद तक ये डिपेंड करता है। ऑक्सीजन इनटेक इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच इज टेकन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद द हेल्प ऑफ नोज एंड माउथ एंड इज सेंट टू द लंग्स एंड फ्रॉम वेयर इट इज ट्रांसफर टू द ब्लड। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द टारगेट मसल इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ मच ऑक्सीजन will be transported depends upon the amount of oxygen absorbed by the blood and the capacity of the heart which will pump the blood into the circulation। तो वही बात जो यहाँ पे लिखी गई है कि एरोबिक आपका जो ये कैपेसिटी है दो तीन बातों पे डिपेंड करती है। पहला आपका ऑक्सीजन अपटेक आ जाता है, दूसरा आपका ट्रांसपोर्टेशन आ जाता है। ये सारी चीजें वही इसको यहाँ पे डिटेल में बताया गया है कि ऑक्सीजन अपटेक या ऑक्सीजन इनटेक जो है वो उतना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है जितना आपके एटमॉस्फेयर से लंग्स ने एब्जॉर्ब किया है और उसके बाद में इसको फिर जो है लंग आपका ब्लड में मिलाकर ब्लड को ऑक्सीजनेट किया गया। उसके बाद इसके ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो फिर ये डिपेंड कर जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है क्योंकि आपका जो भी टारगेट मसल है उसमें कितना ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसमें कितना ऑक्सीजन जा रहा है। वो जो एग्जाम्पल अपन ने लिया था थाली वाला कि आपकी थाली में जो खाना है वो आपकी भूख के हिसाब से पर्याप्त है, अपर्याप्त है या जितनी आपकी भूख है उससे ज्यादा है, तो ये डिपेंड करता है। लगभग वही बात यहाँ पर आ जाती है कि ये जो आपका ब्लड में ऑक्सीजन है आप जो और ये जो आपकी टारगेट मसल तक भेजा जा रहा है वो कम है, ज्यादा है या पर्याप्त है। आप कितना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होने वाला है ये दो बातों पर डिपेंड करता है कि एक तो आपने कितना ऑक्सीजन सक किया है एटमॉस्फेयर से, उसको कितनी मात्रा में जो है आपने ब्लड में मिलाया है। ब्लड की भी अपनी एक क्षमता है, वो सारा का सारा ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर लेगा, कितना वो ऑक्सीजन जो है एब्जॉर्ब कर सकता है वो एक बात हो गई। उसके बाद में फिर किस रेट पर आपका ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको आपका हार्ट पंप कर पा रहा है। कईयों के हार्ट बहुत अच्छे होते हैं, अगर आप एथलीट हो, धावक हो, तो आपके हार्ट की कैपेसिटी ऑब्वियसली ज्यादा होगी कंपेयर टू वो बंदा जो धावक नहीं है, नॉर्मल आपकी जिंदगी जी रहा है, एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं करता। तो एक व्यक्ति जिसका जो ओवरवेट है या फिर एक व्यक्ति जो एक्सरसाइज नहीं करता और उसी की एज ग्रुप का एक व्यक्ति जो एकदम फिट है, खूब एक्सरसाइज करता है, सुबह शाम दौड़ता है और सारी चीजें करता है, दोनों की आपके हार्ट की वर्किंग में और कैपेबिलिटी और कैपेसिटी में फर्क आ जाएगा। तो ये भी डिपेंड करता है कि आपका हार्ट कितना जो ब्लड है उसको सर्कुलेशन में लेकर आता है, कितना पंप करता है। The amount of oxygen absorbed in blood depend upon the amount of hemoglobin present in the blood, which carries oxygen to the target muscles. The capacity of the heart and vascular system of the body will determine how fast the blood will reach to the target muscle. तो एक बार जब लंग्स में ऑक्सीजन आ गया, लंग्स ने जब ऑक्सीजन को अंदर जो है ले लिया या फिर जो हवा अंदर ले ली उसमें से ऑक्सीजन जो है छांट लिया, अब ये ऑक्सीजन ब्लड में मिलाना है। अब ऐसा तो है नहीं कि अपन कोई चम्मच लेकर जो है शक्कर की तरह पानी में घोल देंगे। कितना ऑक्सीजन जो है ब्लड एब्जॉर्ब करेगा या फिर कितना जो है अमाउंट तक ब्लड आपका ऑक्सीजनेट होगा, ये डिपेंड करता है इस बात के ऊपर कि आपके ब्लड में होमोग्लोबिन कितना है। बेसिकली कहानी यह है कि जो ऑक्सीजन का आपका मॉलिक्यूल अंदर आया है, ब्लड का जो होमोग्लोबिन है, होमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के क्या जो मॉलिक्यूल है उसके साथ में एक टेम्पररी बॉन्ड बनाता है। ये टेम्पररी बॉन्ड बनाने के बाद में जब फाइनली ये आपका होमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच का जो ये बॉन्ड है फाइनली जब ये मसल्स के पास में पहुंचता है तब ये बॉन्ड टूट जाता है और वहां पर ये ऑक्सीजन मसल को सप्लाई हो जाती है, मसल्स काम करती हैं, काम करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है, वो CO2 के साथ में फिर होमोग्लोबिन एक आपका टेम्पररी बॉन्ड बनाता है और उस बॉन्ड को लेकर और उसके बाद में फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर फिर यहाँ पर आता है लंग्स तक। यहाँ पे फिर ये बॉन्ड टूट जाता है, फिर ये CO2 जो है वो निकाल दी जाती है और ऑक्सीजन के साथ में फिर बॉन्डिंग होती है। होमोग्लोबिन कुछ इस तरीके से काम करता है। तो आपका ब्लड कितनी मात्रा में जो है आपका इंटेक जो ऑक्सीजन का हुआ है इसको एब्जॉर्ब करेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका होमोग्लोबिन कितना ज्यादा है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कई बार कि होमोग्लोबिन के टेस्ट करके देखे जाते हैं कि आपकी बॉडी में कितना होमोग्लोबिन है। ये इसलिए देखा जाता है, इससे एक अंदाजा लग जाता है कि आपकी बॉडी जो है वो कितनी मात्रा में आपका ऑक्सीजन वगैरह एब्जॉर्ब कर रही है। जितनी मात्रा में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर रही होगी उसके बेसिस पर अंदाजा लग जाएगा कि बॉडी में जो है कितना आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। जनरली बॉडी को कितने ऑक्सीजनेटेड ब्लड की आदत है। अब इसके बाद में अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कितनी मात्रा में आपका सर्कुलेशन में आएगा और कितना जल्दी और कितना फास्टली ये आपका टारगेट मसल्स तक पहुंचेगा, ये डिपेंड करता है आपके दिल की क्षमता के ऊपर, उसकी पंपिंग कैपेसिटी के ऊपर और आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर। इफ द हार्ट इज स्ट्रॉन्ग एंड हैज लार्जर चेंबर साइज, इट विल पंप मोर ब्लड इनटू सर्कुलेशन व्हिच विल हेल्प द ऑक्सीजन टू reach the target muscle in less time. Further, when the oxygen
रीचेस द टारगेट मसल इट हैज टू बी टेकन अप बाय द मसल एंड देन कंज्यूम। तो अगर आपका दिल अच्छा खासा स्ट्रांग है, खूब आपने फिजिकल फिटनेस में मेहनत करी और उसका असर फिर आपके इंटरनल ऑर्गन्स पे भी दिख रहा है, आपका दिल मजबूत है, उसके चेंबर्स वगैरह अगर साइज में थोड़े बड़े हैं तो वो ज्यादा मात्रा में ब्लड का सर्कुलेशन करेंगे और बहुत कम टाइम में जो है आपका ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके टारगेट मसल्स तक पहुंच जाएगा। अब इसके अलावा जब ऑक्सीजन आपका टारगेट मसल्स तक पहुंच जाएगा तो फिर इट हैज टू बी टेकन अप बाय द मसल एंड देन कंज्यूम। तो जब मसल तक पहुंच जाएगा तो वहां पे मसल्स वगैरह फिर इसमें से इसको कंज्यूम करेंगी और इसका फिर जो भी ऑक्सीजन वगैरह उन्होंने अब्सॉर्ब किया होगा उसके अकॉर्डिंग फिर जो है वो काम करेंगी। ये पूरा का पूरा जो है आपका इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि अब आप कितना ज़्यादा जो है एंड्योरेंस शो कर सकते हैं और यहीं से आपका जो एंड्योरेंस शो करने की कैपेबिलिटी डेवलप हो रही है ये जिस पर्टिकुलर फैक्टर पर डिपेंड कर गई या जिस पर्टिकुलर फेनोमेनन के चलते हो रही है उस चीज़ को कहा जाता है एरोबिक कैपेसिटी। अब हम लोग बातचीत करेंगे एनएरोबिक कैपेसिटी के बारे में। चलें देखते हैं सर, अब अपन को बात करनी है एनएरोबिक कैपेसिटी के बारे में। एरोबिक कैपेसिटी को अपन लोगों ने डिस्कस कर लिया डिटेल में, अब एनएरोबिक कैपेसिटी की बातचीत हम लोग करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन यह है कि भाई इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू वर्क इन द प्रेजेंस ऑफ इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। मतलब मसल्स की ये क्षमता कि अगर आपको जितनी मात्रा में ऑक्सीजन की ज़रूरत है, अगर उतनी मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही मगर उसके बाद भी अगर आप काम कर सकते हैं इनसफिशिएंट या फिर इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की सप्लाई होने के बाद भी, तो ये जो कैपेबिलिटी या फिर ये जो टेंडेंसी होती है इसको बोला जाता है एनएरोबिक कैपेसिटी। याद रखिएगा इस बात को, एनएरोबिक कैपेसिटी का मतलब क्या है, अगर आपके मसल्स को जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ज़रूरियात है, उतनी अगर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही पहली चीज़, मगर उसके बाद भी अगर आप अपना जो रिक्वायर्ड लेवल तक अगर अपना एफर्ट्स वगैरह हैं वो कर सकते हैं, रिक्वायर्ड लेवल तक अगर आप वर्क कर सकते हैं, तो ये जो करने की क्षमता होती है इसको बोला जाता है एनएरोबिक कैपेसिटी। अब ड्यूरिंग सच कंडीशन टू टाइप ऑफ एनर्जी सिस्टम्स वर्क, दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ फॉस्फेजेंस एंड दूसरा है ग्लाइकोसिस ऑफ ग्लाइकोजेंस। तो ये जब इस तरीके की परिस्थितियां बनती हैं कि शरीर में या किसी एक पर्टिकुलर मसल में या किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में जब सफिशिएंट मात्रा में जितना ऑक्सीजन आना चाहिए उतना ऑक्सीजन नहीं आ रहा, ऐसी परिस्थिति में दो तरीके के मैकेनिज्म्स या दो तरीके की एनर्जी सिस्टम्स जो हैं वो वर्क करना शुरू करते हैं। आपके शरीर में आपके मसल्स वगैरह में पहले से जो फॉस्फेजेंस वगैरह मौजूद होते हैं वो टूटने लगते हैं या उनकी स्प्लिटिंग शुरू होती है और उसकी मदद से जो एनर्जी रिलीज होती है जिसका इस्तेमाल मसल्स करती हैं। दूसरा, ग्लाइकोजेंस वगैरह जो मौजूद होते हैं आपके शरीर में या मसल्स वगैरह में, उनका ग्लाइकोसिस होने लगता है, कुल मिलाकर उनका भी जो है इस्तेमाल होना शुरू होता है एनर्जी रिलीज करने के लिए और उसकी मदद से फिर जो है मसल्स अपना रिक्वायर्ड फंक्शन वगैरह परफॉर्म करती हैं। फॉस्फेजेंस जो होते हैं इनको कई बार हम लोग इनको एटीपी और सीपी भी बोलते हैं। इसका जो पूरा फुल फॉर्म होता है वो है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एंड दूसरा वाला जो है उसका नाम होता है क्रिएटाइन फॉस्फेट। इसको कई बार शॉर्ट में एटीपी और सीपी बोला जाता है। जनरली आपकी बॉडी में आपकी मसल्स में स्टोर्ड होता है। इनके लिए सिंपली जो एक वर्ड इस्तेमाल होता है वो है फॉस्फोजेंस। अब ये जो फॉस्फोजेंस वगैरह हैं ये लगभग 8 से 10 सेकंड तक लास्ट करते हैं। मतलब ये कि आपके शरीर को ज़रूरत पड़ी, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है मगर आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ी या फिर बॉडी के किसी पार्ट को एनर्जी की ज़रूरत पड़ी, तो ऐसे वक्त में मसल्स में जो ये आपके फॉस्फोजेंस मौजूद हैं इनका ब्रेक डाउन होता है। एटीपी और सीपी जो हैं ये आपका टूटते हैं और इससे एनर्जी वगैरह निकल कर आती है और ये 8 से 10 सेकंड तक के लिए लास्ट करती है और उसमें जो एनर्जी की सप्लाई हो गई उसकी मदद से फिर आप जो भी थोड़ा बहुत काम करना चाहते हो इंपल्सिवली वो करने के लिए आपको एनर्जी मिल जाती है। द अमाउंट ऑफ फॉस्फोजेंस कैन बी इंक्रीज्ड बाय ट्रेनिंग। द इंक्रीज्ड रेशियो ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल decreases the capacity of working muscle, so it is quickly pushed into the blood which makes changes in the pH value of the blood and makes the blood acidic। अब इस बात को भी समझना पड़ेगा कि आपके मसल्स में या फिर आपकी बॉडी में जितनी मात्रा में फॉस्फोजन मौजूद है इसकी मात्रा को ट्रेनिंग वगैरह के साथ में बढ़ाया जा सकता है। जितना ज़्यादा आप फिजिकल ट्रेनिंग करेंगे, जितना ज़्यादा आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे, जितना ज़्यादा आप एंड्योरेंस की ट्रेनिंग करेंगे, उसके चलते ये एटीपी और सीपी जो है उसकी मात्रा आपके शरीर में बढ़ती चली जाएगी। इसके नतीजे में होता यह है कि जब आपको कभी इस तरीके की ज़रूरत पड़ेगी कि ऑक्सीजन सफिशिएंट मात्रा में नहीं आ रही, तब आपकी बॉडी जो है या फिर आपकी मसल ज़्यादा वक्त तक काम कर सकती हैं। दूसरे शब्दों में हम लोग ये बोल सकते हैं कि ट्रेनिंग की मदद से हम लोग आपका जो ये एनएरोबिक कैपेसिटी है इसको बढ़ा सकते हैं। अब देखिए होता क्या है कि जब आपका मसल्स वगैरह काम करती हैं या जब कोई फंक्शन वगैरह होता है तो आपकी मसल्स वगैरह में आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड जो है इसका फॉर्मेशन होता है मसल्स में। अब
जितना ज़्यादा आपका लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता चला जाएगा उतना ज़्यादा आपके मसल्स की जो कैपेसिटी होती है काम करने की वो कम होती चली जाएगी। सो इट इज क्विकली पुश्ड इनटू ब्लड्स व्हिच मेक द चेंजेस इन द पीएच वैल्यू ऑफ द ब्लड एंड मेक्स द ब्लड एसिडिक। तो ये लैक्टिक एसिड अब जितनी मात्रा में आपकी मसल्स में बनता चला जाएगा और स्टोर होता चला जाएगा तो ये आपकी मसल्स को काम करने से रोकेगा। तो जैसे जैसे आपकी मसल्स काम करती हैं और जैसे जैसे ये लैक्टिक एसिड बनता चला जाता है तो क्विकली जैसे जैसे ये लैक्टिक एसिड बन रहा है वैसे वैसे जो है इसको मसल्स वगैरह से आपके ब्लड में पुश किया जाता है और ये जितनी ज्यादा मात्रा में अभी एसिड आपके ब्लड में जाएगा इससे आपके जो ब्लड है उसकी पीएच वैल्यू में चेंजेस आने लगते हैं और ये आपके ब्लड को एसिडिक बनाने लगता है। ठीक है जी, ये पर्टिकुलर परिस्थिति बनने लगती है। टू अवॉइड दिस अल्कली रिजर्व present in the blood neutralizes the lactic acid effect. This system is called buffer system and it is very helpful for endurance performance. Further, an individual's capacity to tolerate lactic acid also plays an important role in deciding the endurance capacity. तो अब जब ये परिस्थिति बन रही है कि आपके शरीर में लैक्टिक एसिड वगैरह जो है अच्छी खासी मात्रा में बन रहा है, वो ब्लड में गिर रहा है, इसके चलते आपके ब्लड जो है उसकी पीएच वैल्यू में कुछ चेंजेस वगैरह आते चले जा रहे हैं, वो ब्लड आपका एसिडिक होता चला जा रहा है, तब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसको वापस जो है इसमें जो एसिडिक वैल्यू बढ़ रही है इसको कम करने के लिए आपके ब्लड में जो अल्कली रिजर्व्स प्रेजेंट रहते हैं वो इस लैक्टिक एसिड को जो है न्यूट्रलाइज करना शुरू करते हैं। अब ये जो सिस्टम है इसको बोला जाता है बफर सिस्टम और इसकी मदद से आपका एंड्योरेंस परफॉर्मेंस जो है बढ़ता चला जाता है। मतलब ये कि जितनी मात्रा में आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड बन रहा है और उसके चलते आपके ब्लड में जो है पीएच की वैल्यू बढ़ रही है, उसी प्रपोर्शन में अगर आपके ब्लड में बफर सिस्टम मौजूद है और वो उसको न्यूट्रलाइज करता चला जा रहा है, दो चीजें अब एक साथ हो रही हैं। एक तो ऑक्सीजन की मात्रा कम है और उसके चलते जो है एटीपी और सीपी वगैरह का ब्रेक डाउन हो रहा है और ग्लाइकोजेंस वगैरह का जो है ब्रेक डाउन वगैरह हो रहा है, वो सारी चीजें वगैरह हो रही हैं एंड उसके चलते आपकी मसल्स वगैरह काम कर रही हैं और लैक्टिक एसिड ज्यादा मात्रा में बन रहा है। ये लैक्टिक एसिड अब जितनी मात्रा में बनेगा ये आपकी मसल्स के फंक्शन को उतना ज्यादा जो है रोकता है या फिर उनकी फंक्शंस को उतना ज्यादा हिंडर करता है। अब ये जो लैक्टिक एसिड है इसको आपने ब्लड में ट्रांसफर कर दिया, इसके चलते अब क्योंकि आपको जो है लगातार मसल से काम लेना है, अब आपकी मसल्स तो काम कर रही है मगर इसके चलते आपके ब्लड की पीएच वैल्यू बढ़ गई, ब्लड एसिडिक होने लगा। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अब अगर आपके ब्लड में ये बफर सिस्टम मौजूद है जो उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है तो इसके चलते आप लंबे वक्त तक काम कर पाएंगे, भले ऑक्सीजन सफिशिएंट मात्रा में सप्लाई हो रहा हो या ना हो रहा हो, स्पेसिफिकली स्पीकिंग अगर ना हो रहा हो तो भी आप अच्छे से काम कर पाएंगे। और ये चीज जो है ये हेल्पफुल होती है आपकी एंड्योरेंस परफॉर्मेंस को बढ़ाने में या फिर एनएरोबिक एक्टिविटीज वगैरह को बढ़ाने में, जिसके चलते भी जो है आप लंबे वक्त तक काम कर सकते हैं और आपको एंड्योरेंस वगैरह जो है बढ़ जाता है। फर्दर, एन इंडिविजुअल्स कैपेसिटी टू टॉलरेट लैक्टिक एसिड आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग द एंड्योरेंस कैपेसिटी। एक चीज और आ जाती है कि आपकी बॉडी में जो लैक्टिक एसिड बन रहा है तो कितना ज्यादा आप लैक्टिक एसिड को बर्दाश्त कर सकते हैं, विथस्टैंड कर सकते हैं, ये भी जो है इस पे भी आपका एंड्योरेंस कैपेसिटी डिपेंड करती है। आपकी बॉडी में जो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन है उसके मसल्स का टॉलरेशन की लिमिट है और उसके बाद में उसको फिर कितनी मात्रा में कितने प्रोपोर्शन में ब्लड में मिलाया जा रहा है और अकॉर्डिंगली फिर आपका जो ये बफर सिस्टम या अल्कली सिस्टम है वो कितना ज्यादा एक्टिवेट हो रहा है उस पर भी काफी सारी बातें निर्भर करती हैं। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। चलें आगे बढ़ते हैं। ऐसे इसको एक एग्जांपल की मदद से समझ सकते हैं। अगर आप लेट से कभी एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, अगर आप जिम जाना शुरू करते हैं तो पहले दिन अगर आप जिम गए तो आपको जोश जोश में आपने खूब एक्सरसाइज वगैरह कर ली, दूसरे दिन आपको जॉइंट्स में बहुत भयंकर दर्द होता है और बिल्कुल हाथ पैर मूव नहीं करते। ऐसे वक्त में ये बोला जाता है कि एक्सरसाइज नहीं छोड़नी चाहिए, धीरे 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 जितना हो सके थोड़ा बहुत और एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब बेसिकली हो ये रहा है कि पहले आप, क्योंकि आपने जनरली इतनी मेहनत अपने शरीर से करवाते नहीं थे, अब एकदम से पहले दिन जाके जिम में अच्छा खासा पसीना बहा लिया तो उसके चलते आपकी मसल्स ने खूब सारा फंक्शन किया है, खूब काम किया है। अब लैक्टिक एसिड अच्छा खासा बन गया आपकी बॉडी में और वो लैक्टिक एसिड जो है वो स्टोर हो गया तो उसके चलते दर्द होने लगता है, उसके चलते तकलीफ होने लगती है। मगर अब यहां पे दो ऑप्शंस हैं, अगर आपने उसके बाद एक्सरसाइज छोड़ दी तो इसके चलते ये लैक्टिक एसिड जो बना हुआ 2-4-5 दिन में धीरे धीरे डिस्पर्स होगा और वो दर्द चला जाएगा, मगर आपकी जो कैपेसिटी है मसल्स की लैक्टिक एसिड के टॉलरेंस की वो नहीं बढ़ेगी। इसी की जगह अगर आपने सेकंड दिन वो दर्द होने के बाद भी अपने मसल्स वगैरह से काम कराया, फंक्शन किया, कुछ वक्त तक दर्द रहता है उसके बाद में वो दर्द चला जाता है। सेकंड डे वर्कआउट करने के बाद आप थर्ड डे पाओगे कि उतना ज्यादा दर्द नहीं है जितना उसके एक दिन पहले था। अब फिर आपने अगर उस वर्कआउट को कंटिन्यू किया तो चौथे दिन आपको और थोड़ा कम दर्द महसूस होगा और धीरे 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 आप रेगुलर जो वर्कआउट करना शुरू कर दोगे तो फिर वो दर्द होना बंद हो जाता है। बेसिकली हुआ यह है कि आपके शरीर में जो मसल्स में लैक्टिक एसिड वगैरह बन रहा था, जिसको टॉलरेट करने की आपकी मसल्स में पहले क्षमता नहीं थी, अब वो बढ़ गई है और धीरे 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 जो है आपकी मसल्स वगैरह जो है ज़्यादा इफेक्टिव काम करने लगी हैं। वो ज़्यादा मात्रा में बन अभी भी उतना ही लैक्टिक एसिड रहा है मगर उसको बर्दाश्त कर जाती है, इसलिए पहले दिन जितना दर्द हुआ था उतना दर्द आपको नहीं होता। तो यहाँ
यहाँ से अपने को ये बात समझ में आती है कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति की जो आपका लैक्टिक एसिड टॉलरेट करने की क्षमता है वो वर्कआउट के साथ में या फिजिकल फिटनेस के साथ में बढ़ती चली जाती है और उसी के साथ में आपकी इंड्योरेंस कैपेबिलिटी बढ़ती चली जाती है। और ये व्यक्ति जो है इसके अंदर आपको एनारोबिक कैपेबिलिटी या एनारोबिक जो आपका पूरा का पूरा जो फंक्शन है एनारोबिक लेवल पर आपके जो ये परफॉर्मेंस बढ़ाने की आपकी क्षमता है, एनारोबिक कैपेसिटी वगैरह, ये आपको बढ़ी हुई समझ में आती है। चलें आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली है एरोबिक और एनएरोबिक कैपेबिलिटी या कैपेसिटी की। अब जो नेक्स्ट फैक्टर है जिसके ऊपर इंड्योरेंस डिपेंड करता है वो है आपका मूवमेंट पैटर्न। थोड़ा इसके ऊपर बातचीत करते हैं, देखते हैं सर। तो जो नेक्स्ट आपका फैक्टर आता है जिसके ऊपर आपका इंड्योरेंस वगैरह डिपेंड करता है या इंड्योरेंस डिटरमाइन किया जाता है वो है जिसकी मदद से वो है आपका मूवमेंट फैक्टर। इकोनॉमिकल मूवमेंट पैटर्न इज ऑफ ग्रेट हेल्प फॉर सेविंग एनर्जी विच इन टर्न हेल्प्स इन इंप्रूविंग इंड्योरेंस कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। अ गुड टेक्निक कैन सेव द वेस्टेज ऑफ एनर्जी। तो ये भी एक बात है कि आप अपने बॉडी का कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी बॉडी के जो मूवमेंट्स वगैरह हैं वो कितना इकोनॉमिकल है, इसके ऊपर भी काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कितनी एनर्जी जो है वो वेस्ट कर रही है और कितनी एनर्जी जो है वो सेव कर पा रही है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपनी एनर्जी को जो है सेव कर रहे हैं, आपकी बॉडी का कंडक्ट किसी भी चीज़ को लेकर इस तरीके से है कि आप ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो यूज़ कर पा रहे हैं, अगर आप ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी वगैरह जो है वो अगर यूज़ कर रहे हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर आप सेव कर रहे हैं, वेस्टेज वगैरह अगर आप रोक रहे हैं, तो इसके चलते आप किसी भी काम को लंबे वक्त तक कर सकते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर आप में क्षमता है, अगर आप में कैपेबिलिटी है, अगर आप में कैपेसिटी है तो या फिर अगर आप में एनर्जी है तो फिर आप उससे जो है किसी भी काम को लंबे वक्त तक कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप में एनर्जी ही नहीं है तो फिर किसी काम को लंबे वक्त तक कंटिन्यू नहीं किया जा सकता है कि नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि जितना ज़्यादा आपकी बॉडी का मूवमेंट वगैरह इकोनॉमिकल होगा, या फिर यूँ बोलना चाहिए कि आपकी बॉडी का मूवमेंट जितना ज़्यादा ऑप्टिमम होगा, जितना ज़्यादा आपकी बॉडी का मूवमेंट ऑप्टिमम होगा उतना ज़्यादा जो है वो एनर्जी वगैरह को सेव करेगा, और जितना ज़्यादा वो एनर्जी को सेव करेगा उसके चलते जो है वो आपकी इंड्योरेंस कैपेसिटी को बढ़ा देता है। जितना ज़्यादा आपकी इंडिविजुअल की इंड्योरेंस कैपेसिटी बढ़ जाएगी उतने लंबे वक्त तक काम कर सकेगा। अ गुड टेक्निक कैन सेव द वेस्टेज ऑफ एनर्जी। तो किस तरीके से आप किन टेक्निकों का इस्तेमाल कर रहे हो अपना कोई भी काम वगैरह करने के लिए, जो भी काम जिसमें आपके इंड्योरेंस कैपेसिटी को देखा जा रहा है उसके लिए आप कौन सी टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें कितनी एनर्जी लगती है, एनर्जी का वेस्ट होता है कि नहीं होता, कम वेस्ट होता है, ज़्यादा वेस्ट होता है, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है डिटरमाइन होता है कि आप कितनी एनर्जी बचा पा रहे हो, कितनी एनर्जी वेस्ट कर पा रहे हो। जितनी ज़्यादा आप एनर्जी बचा ले जाओगे, जितना वेस्टेज को आप रोकोगे, उतना ज़्यादा आपकी इंड्योरेंस की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। बड़ी सिंपल सी बात है। अगला आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। दिस हैज़ अ बिग रोल टू प्ले व्हेन इट कम्स टू इंड्योरेंस परफॉर्मेंस। मेंटल टफनेस टू टॉलरेट पेन, पुशिंग वनसेल्फ एक्सेट्रा हैज़ अ ग्रेट इंपैक्ट ऑन कंटिन्यूइंग द लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटीज़। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं इनका भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल होता है आपकी इंड्योरेंस कैपेसिटीज़ को डिटरमाइन करने में, प्लस इंड्योरेंस कैपेसिटीज़ वगैरह को इन्हांस करने में। अगर आप मानसिक तौर से मजबूत नहीं हैं, अगर आप में मेंटल टफनेस नहीं है कि आप पेन बर्दाश्त कर सकें, तकलीफ होने के बाद में भी कंटिन्यू कर सकें, प्रॉब्लम्स आने के बाद में भी जो है आगे बढ़ना ना रोकें, तो फिर इससे होता क्या है कि कहीं ना कहीं आप टूटने लगते हैं और आप उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते जितना अच्छे से आपको परफॉर्म करना चाहिए। नतीजा ये होता है कि आपकी इंड्योरेंस कैपेसिटी डेवलप नहीं होती। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कर लीजिए कि आपने अपने सामने एक टारगेट रखा कि भैया मुझे आधा घंटा जो है लगातार वॉक करनी है, और एक सर्टेन स्पीड पर जो है ट्रेडमिल पर आप खड़े हो गए कि भाई मुझे आधा घंटा लेट्स से 6 की स्पीड पे या 7 की स्पीड पे मुझे वॉक करनी है। अब आपने चलना शुरू किया, 10 मिनट 15 मिनट की आपकी क्षमता है, तो 10 से 15 मिनट तो आप ठीक ठाक चल लिए, मगर उसके बाद में फिर जो है कहीं ना कहीं मेंटल फटीग आना शुरू हो जाएगा। शरीर को अगर आदत नहीं है तो फिर वो कहीं ना कहीं साथ नहीं देगा। मगर अगर आप मन से अपने आप को पुश करते रहें कि बस यार 15 मिनट और, फिर 5 मिनट और, 7 मिनट और, अपने दिमाग में जो है पॉजिटिव बातें सोच रहे हैं, अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं, मैं कर सकता हूँ, मैं करके रहूँगा, इस तरीके से अपने अंदर जो है एक मोटिवेशन का भाव लेकर आ रहे हैं और धीरे 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 अपने आप को पुश लगातार करते चले जा रहे हैं। तो जितना ज़्यादा आप अपने आप को पुश करते चले जाएंगे, जितना ज़्यादा जो है आप अपने आप को जो है पुश करेंगे, उसका उतना ज़्यादा इम्पैक्ट जो है आपके ऊपर इस तरह से पड़ेगा कि आप वर्क वगैरह करते चले जाएंगे। अगर आपने अपना टारगेट अचीव कर लिया तो पहले तो इसका आपके ऊपर जो है मानसिक तौर पर एक बड़ा पॉजिटिव असर पड़ता है। आपका दिमाग जो है इस बात को समझता है कि भैया मेरी इतनी क्षमता है, मेरी इतनी कैपेबिलिटी है, मैं इस लेवल तक जो है काम कर सकता हूँ। पहली चीज़, एक बार जब उसने इस बात को समझ लिया, एक बार जब उसने इस बात को पकड़ लिया, तो सेकंड टाइम अगर आप चाहो तो उस ऑब्जेक्टिव को ज़्यादा अच्छे से जो है अचीव कर सकते हो, थर्ड टाइम और ज़्यादा आसानी से कर सकते हो, फोर्थ टाइम आप उसको भी जो है आउट परफॉर्म करने की कोशिश कर सकते हो। दूसरे शब्दों में आपका ये जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है इसके चलते कहीं ना कहीं आपकी इंड्योरेंस परफॉर्मेंस जो है बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर मेंटल टफनेस जो है बहुत मैटर कर जाती है कि आप कितना पेन टॉलरेट कर सकते हैं, कितना
अपने आप को पुश कर सकते हैं, कितना अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं। इसके अलावा आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो बहुत मैटर कर जाता है। आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है, स्टेट ऑफ माइंड से क्या मतलब है? स्टेट ऑफ माइंड से कि आपके अंदर इमोशंस का प्रभाव किस तरीके से हो रहा है। आपके अंदर जो इमोशन ज़्यादा जो है फ्लो करता है, आपके अंदर जो इमोशन जो है ज़्यादा वक्त तक रहता है, वो कहीं ना कहीं आपसे उस तरीके का कंडक्ट करवाता है, उस तरीके का बिहेवियर या उस तरीके का कंडक्ट वो आपसे निकलवाता है। ठीक है जी। अगर ये आपका इमोशंस वगैरह जो हैं पॉजिटिव हैं, ये मोटिवेशनल इमोशंस हैं, तो फिर आपका कंडक्ट जो है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। या फिर अगर मोस्टली पॉजिटिव रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपके कंडक्ट में भी पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। और अगर ये नेगेटिव है तो फिर कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर भी जो है नेगेटिविटी ही देखने को मिलेगी, आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो कितना काफ़ी हद तक आपका इमोशनल जो बैलेंस है और इमोशंस में भी किस तरीके की इमोशंस हैं, उनकी क्या क्वालिटी है, उसका काफ़ी हद तक जो है आपकी साइकोलॉजी पे असर पड़ता है और कहीं ना कहीं वो आपकी परफॉर्मेंस वगैरह को भी इफेक्ट करती है। तो ये जो है कुछ आपके मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनकी मदद से हम लोग एंड्योरेंस वगैरह को डिटरमाइन करते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज का जो अपना सेशन था इसमें हम लोगों ने जो वेरियस फैक्टर्स हैं जिसकी मदद से हम लोग एंड्योरेंस को डिटरमाइन करते हैं, जो आपका एंड्योरेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने बातचीत कर ख़त्म करी है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा उसमें हम लोग ये देखेंगे कि क्या वो मेथड्स हो सकते हैं जिसकी मदद से हम लोग अपने एंड्योरेंस वगैरह को बढ़ा सकते हैं, मगर वो सारी बातचीत हम लोग इसके बाद वाले नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज का जो सत्र है इसको हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अब इस सेशन को ख़त्म करने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि मैंने सेशन की शुरुआत में ही कहा था कि मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली 100% फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के दिमाग में उठेगा कि भाई इस कंटेंट को आप एक्सेस कैसे कर सकते हैं। इसको एक्सेस करने के आपके पास में 3 तरीके हैं। एक तो आप ये सारा का सारा कंटेंट हमारे यूट्यूब चैनल्स पर देख सकते हैं। दूसरा, ये सारा कंटेंट आप हमारे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर जाकर एक्सेस कर सकते हैं। और तीसरा, जो शायद सबसे अच्छा तरीका है, कि आप मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर लें और उस पर इस सारे के सारे कंटेंट को एक्सेस कर लें। आप ये कंटेंट आपके मोबाइल फ़ोन पर भी चल जाएगा, या आपके टैबलेट पर भी चल जाएगा, या आपके पीसी पर भी चल जाएगा। ये सारी जगहों पर जो है चल जाएगा, सबके साथ में कंपैटिबल है। तो इसको देखें, इसकी मदद से इस सारे क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट को क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट को देखें। इसकी मदद से जितना हो सके उतना ज़्यादा बेनिफिट उठाएं, जितना हो सके उतना ज़्यादा इससे फ़ायदा लेने की कोशिश करें। इसके अलावा हम लोग इस बात को भी समझते हैं कि एक वीडियो को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, इससे ज़्यादा बार नहीं देखा जा सकता। जनरली इतनी बार कोई जो है एक वीडियो को नहीं देखता। 1-2 बार में आपने कंसेप्ट समझ लिया, वो मोर देन इनफ होता है। अब रिवीजन करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है नोट्स की, तो वो नोट्स भी मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है, हार्ड कॉपी बुक्स के फॉर्म में भी और ई बुक्स के फॉर्म में भी। इनके लिंक्स वगैरह डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो जाकर आप वहाँ से इनको भी एक्सेस कर सकते हैं और इनकी मदद से रिवीजन वगैरह बार बार कर अच्छे से जो है अपने प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों के मन में कोई और डाउट है, कोई और शंका है, कोई और सवाल है, अगर आपकी कोई और नई डिमांड है, या फिर आप हमसे कोई बात शेयर करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो इसके लिए आप इन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और इनकी मदद से आप मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। तो इस वेंचर का जितना हो सके उतना ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, इसकी मदद से अपने आप को जितना हो सके उतना इन्हांस करें, जितना हो सके अपनी प्रिपरेशन को उतना ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया, बेहतर से बेहतर बनाएं। दूसरों को भी इसके बारे में बताएं और दूसरों का भी भला करें, अपना भी भला करें, और जितना हो सके सफलता और तरक्की के रास्ते पर चलते चलें। ज्ञान जितना हो सके उतना ज़्यादा आप अर्जित करते चलें, क्योंकि नॉलेज से बड़ा कोई एम्पावरमेंट नहीं होता, नॉलेज से बड़ी कोई पावर नहीं होती। इसी बात पे हम लोग अपने आज के सेशन को ख़त्म करते हैं। अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहें मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू, जय हिंद।